नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपका बूस्टर डोज 7 है और अब तक इस पर 6 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और जीएस के बहुत सारे टॉपिक पर भी थियरी की क्लास ली जा चुकी है। सभी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सारी प्लेलिस्ट के वीडियोज़ एक साथ पा सकते हैं और उनको वॉच कर सकते हैं और अपने स्कोर को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज चल रही है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई 4, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, आरओ जो भी परीक्षाएं जहां पर भी जीएस और स्टैटिक के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहां से प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बूस्टर नंबर 7। और कोशिश यही रहती है कि ये जो सीरीज रहे और इसमें जो भी वीडियो आए वो गागर में सागर रहे, यानी कि कम समय में आपको मैं पर्याप्त और अधिक संख्या में ज्ञान दे सकूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कर सकूं। तो 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर का यह प्रश्न है जो कि स्पोर्ट क्योंकि आपके सिलेबस में है। आपने देखा था कि जो सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया था तो करंट में स्पोर्ट जो है ना ये अलग से टॉपिक ही दिया गया है। तो स्पोर्ट में आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि चर्चा में नहीं रहते हैं। आपने अगर हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपने देखा होगा कि करंट में जो बहुत चर्चित प्रश्न होते थे अब उनको नहीं पूछा जाता। जो चर्चा में नहीं रहते हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। तो हमें भी इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम में आप चाहे जो भी पूछें, जो चर्चा में है वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो चर्चा में नहीं होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं डिस्कस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9वीं, देखो ये 9वीं है 2024 में ये जो संस्करण है, एडिशन है, वो 9वां है विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप का, जिसका आयोजन ब्रुनेई में किया गया था। ठीक है, और इसमें भारत ने जीते हैं कुल मिला के 7 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज हैं। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप जिसका आयोजन ब्रुनेई में किया गया, भारत ने कितने मेडल जीते, या फिर 2024 का जो 9वां विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप था इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो ब्रुनेई में किया गया था, ये याद रखना। अब देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में 2022 का, देखो ये जो अवार्ड दिए गए हैं 2024 में दिए गए हैं, लेकिन जो अवार्ड है ये 2022 का था। 2022 का जो 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। इसके पहले जो 53वां, 52वां और 51वां है इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि 2021 का जो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये वहीदा रहमान को मिला था। 52वां 2020 के लिए दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आशा पारिक को मिला था। और अमिताभ बच्चन, जी हाँ, इनको 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिए गए थे और ये किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का वितरण कौन करता है, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक नाम और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आरती सरीन। अब ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। आरती सरीन ये कौन है, तो AFMS यानी कि आर्म्ड फोर्स्ड मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक हैं किसकी, AFMS की, तो ये याद रखना पड़ेगा आरती सरीन का नाम। ठीक है, और नारी सुरक्षा के लिए माँ दुर्गा अभियान किस प्रदेश में शुरू किया गया था, तो महाराष्ट्र में माँ दुर्गा अभियान। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि G7 में जो 7 देश हैं उनके नाम क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक में कई बार ये भी पूछा जाता है ना कि G7 का सदस्य कौन है कौन नहीं है। हालांकि ऐसे प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन उस पर आधारित अगर कोई करंट आ जाए तो फिर संख्या बढ़ जाती है प्रश्नों की, एक से अधिक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि G7 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखते हैं, देखो एक क्रम देखो, GF
GUICE, GF जूस। अगर आप बस इतना याद रख लें, GF जूस, GF मतलब गर्लफ्रेंड, थोड़ा सा याद रखने के लिए, तो GF जूस, बस यही याद रख लो, आपको सारे नाम यहाँ पर याद रहेंगे। GF जूस, गर्लफ्रेंड जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ठीक है। तो हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला जो एक G7 कंट्री है, उसका नाम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया है, और क्योंकि इंग्लैंड एक G7 कंट्री है तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। और उसने क्या किया है कि अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया है। त्योहारों के बारे में भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नागोबा जात्रा त्यौहार। नागोबा जात्रा त्यौहार, ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है, और यह एक हिंदू आदिवासी त्यौहार है। तो गोंड जनजाति के जो मेसराम कबीले के लोग होते हैं, उनके द्वारा नागोबा जात्रा त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ त्यौहार मैं आपको बताता हूँ जो कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाएं, जैसे कि पोंगल जो त्यौहार है, ये तमिलनाडु में होता है, और पोंगल के साथ साथ जल्लीकट्टू, ये दो त्यौहार तमिलनाडु के हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जल्लीकट्टू में आप जानते ही हैं, यहाँ पर बैलों की दौड़ होती है। और इसी प्रकार से एक त्यौहार और होता है जिसका नाम है कंबाला। कंबाला में भैंसों की दौड़ होती है, जो भैंसें होते हैं ना, नर भैंसे, उनकी दौड़ कराई जाती है। और ये जो त्यौहार है ये कर्नाटका में होता है। तो ये भी याद रखिए, जल्लीकट्टू में बैल होते हैं, कंबाला में भैंसे होते हैं, ठीक है। ओणम नामक जो त्यौहार है ये केरल में होता है। उगादी त्यौहार ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों जगह मनाया जाता है। ये बसंत के महीने में मनाया जाता है। विशु नामक जो त्यौहार है ये केरल का होता है। केरल के हैप्पी न्यू ईयर यानी कि पहले दिन, नए वर्ष के पहले दिन पर इसे मनाया जाता है। और गढ़ी माई त्यौहार ये नेपाल का त्यौहार है। यहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है। देखो, जानवरों की बलि देना ना एक निंदित कर्म है। मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है कि आपकी मनोकामना एक निर्दोष जीव की बलि देने से कैसे पूरी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई देवता ऐसा करता है तो उस देवता पर भी संदेह होगा कि मतलब बलि। और एक त्यौहार और है मोधवेत। मोधवेत त्यौहार जो होता है ये टोडा जनजाति मनाती है। टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है, तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। तो ये सारे त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। अब यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी अक्टूबर में, उससे पहले आई थी शायद, उसमें ये कहा गया था कि 100 अंगदाताओं में शीर्ष राज्य है तेलंगाना। यानी कि जो लोग वहाँ पर दुर्घटना वगैरह में जिनकी डेथ हो जाती है, तो जो 100 होते हैं वो अंगदान करने में सबसे ज़्यादा अंगदान जो होता है, शीर्ष राज्य है तेलंगाना। और 3 नाम बताता हूँ, पहले आप इनको समझो। एक है आपका मनम चॉकलेट फैक्ट्री जो कि स्थित है हैदराबाद में। एक है नार बुटीक होटल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। तीनों नाम क्यों महत्वपूर्ण हैं? मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद, नार बुटीक होटल हिमाचल प्रदेश, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन महाराष्ट्र। ये नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 3 नाम हैं, तीनों को याद रखना, ठीक है। क्योंकि टाइम पत्रिका ने 2024 के लिए जो पूरी दुनिया में सबसे महान स्थल हैं, उन स्थलों में इन 3 भारतीय स्थानों को भी शामिल किया है, मनम चॉकलेट फैक्ट्री, नार बुटीक होटल और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। और नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता चैप्टर जारी किया गया था, उसमें शामिल होने वाला जो पहला राज्य बना था ये भी तेलंगाना ही था, ये भी याद रखना। और एक बात और भी कि जाति सर्वेक्षण अब तक भारत के 3 स्टेट में हो चुके हैं। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। कौन कौन से? सबसे पहले तो करवाया गया था बिहार में, फिर करवाया गया था आंध्र प्रदेश में, फिर करवाया जा रहा है, मतलब हो चुका है तेलंगाना में। तो 3 प्रदेश हैं जहाँ पर जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया था। तेलंगाना भी तीसरा राज्य बन गया, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2025, 26 जनवरी 2025, इसमें किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो झांकी थी उसको पहला पुरस्कार दिया गया? तो देखो यहाँ पर जो पहला पुरस्कार मिला है, एक होता है यहाँ पर ऑफिशियल कैटेगरी, एक होती है यहाँ पर लोकप्रिय कैटेगरी, ठीक है। तो लोकप्रिय कैटेगरी में पहला स्थान यूपी को मिला है, दूसरा स्थान त्रिपुरा को, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को। यही एग्जाम में पूछा जाएगा, बस इसी को आप याद रखना, ठीक है। डीप सीक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, डीप सीक, और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए। तो डीप सीक AI को किसने डेवलप किया है? तो चीन ने डेवलप किया है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसने, जो चीन की है, और इसी ने बनाया है डीप सीक AI। तो ओपन AI, चैट GPT वगैरह को ये बीट कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फ्री है और
बहुत अधिक संख्या में अब इसे लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं, और आपके जो उत्तर हैं उसको बहुत सही ये आंसर करता है। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसको उत्तर देने से पहले ये खुद से क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है कि इसका जो उत्तर है वो सही है या नहीं है। तो काफ़ी अच्छा है। इसका ऐप आपको एंड्रॉयड पर भी मिल जाएगा, और जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं उनको भी मिल जाएगा। अब बात क्योंकि यहाँ पर हो रही है एआई के बारे में, तो एआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता हूँ जो कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाएं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट संस्था है, कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ स्टारगेट नामक एक एआई सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने पर काम शुरू किया है। तो स्टारगेट नामक जो एआई सुपर कंप्यूटर होगा, इसको दो कंपनियां मिलकर बना रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। जो चैट जीपीटी है ना, उसको भी ओपन एआई ने ही डेवलप किया है, ठीक है। और एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ किस भारतीय राज्य ने समझौता किया है? तो कर्नाटक ने एक एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। देखो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये आयोजन किया गया था। ये जो समिट है इसकी बैठक हुई थी दुबई में, कब? अक्टूबर 2024 में। ये खास इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 अक्टूबर में हुई थी ये दुबई में। तो भारत ने एआई पावर्ड रोड सेफ्टी के लिए 9वां गवर्नमेंट अवार्ड को जीता था। और IMPEL ये एक एआई प्रोग्राम है जिसे भारत में डेवलप कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। जीनी एआई को किसने बनाया है? जीनी एआई को बनाया गया है गूगल के द्वारा। और भारत की जो पहली एआई फिल्म है इसका नाम है इरा, IRAH। इरा नामक जो फिल्म है ये भारत की पहली एआई फिल्म है। और WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है साराह, ठीक है। तो इराह और साराह में आपको लगेगा ना कि मतलब काफ़ी मैच हो रहा है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। ये जो इराह है ये मूवी है, साराह क्या है? एक चैट बोट है जिसे WHO ने डेवलप किया है। और भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? उसका नाम है देविका। कुछ प्रश्न स्टडी जीके के, क्योंकि ये बूस्टर डोज है तो आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान देना, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों के नाम क्या क्या हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग हैं, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों के रचनाकार हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे पुराना जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। ध्यान देना, यहाँ पर कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस पुराण में किस वंश की वंशावली मिलती है। जैसे कि विष्णु पुराण देखेंगे तो इसमें मौर्य वंश के बारे में पूरी वंशावली है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण समर्पित है गुप्त वंश को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 पुराण हैं जिसमें कुछ प्राचीन राजाओं के बारे में, वंशों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अब बारी है टेस्ट की, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न देता हूँ। ये प्रश्न देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय राज्य भारत बांग्लादेश सीमा को साझा नहीं करता है? तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है? ये आपको बताना है। तो आसान सा प्रश्न है। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ जो कि करंट के हैं और हाल ही में ये घटनाएं घटित हुई हैं, तो आपको उम्मीद है कि मुझे पता होगा। जैसे कि बार्ट डी वेवर, क्या नाम है? बार्ट डी वेवर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? बेल्जियम, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी? आप पहले का उत्तर लिखेंगे आंसर 1 उत्तर लिख दीजिएगा, ये जो भारत बांग्लादेश वाला है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इसको लिखिएगा A2 आंसर 2 इसका उत्तर। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर लिखिएगा A3 आगे उत्तर लिख दीजिएगा। और किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है? ये 4 प्रश्न हैं और इसका उत्तर आपको मिलेगा आपके अगले बूस्टर डोज में। और जब मैं शुरू करूंगा तो आपको सबसे पहले इन्हीं चारों प्रश्नों के उत्तर दूंगा।
तो अब इसी प्रकार से सीरीज चलेगी, यानी कि वीडियो के अंत में आपके सामने 4 से 5 प्रश्न होंगे और जब अगला बूस्टर आएगा तो उसमें उसका आंसर रहेगा। और जो लोग डिटेल में आंसर देंगे इन प्रश्नों का, तो उसके लिए ना मैं वहाँ पर उनकी जो आंसर जो उन्होंने लिखा हुआ है ना उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ताकि और लोग भी देख सकें कि आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। लिखा करिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये आपके लिए ये है कि आप इसे लिखें, पढ़ें, याद रखें। और जो भी मेरा प्रयास बस यही है कि निःशुल्क आपको ऐसी सेवाएं दी जाएं जिससे आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस एक काम कर दीजिएगा, लाइक और शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब। धन्यवाद।